बाप रे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, बाय जोव, these potholes gave me a fright. Hello and welcome to Shaker Tonight. गड्ढे हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक और चौराहे से लेकर हाईवे तक गड्ढे ही गड्ढे। एक बार मिल तो लें। मतलब सड़क बनने के पहले जहां पर गड्ढे थे आज भी वहां गड्ढे हैं। सड़क उन गड्ढों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अलबत्ता गड्ढे जरूर उन सड़कों का नक्शा बिगाड़ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ खान पान, बोली भाषा, पहनावे की तमाम वैरायटीज हैं, इसी तरह गड्ढों की भी अलग अलग वैरायटीज हैं। जैसे फ्रेश गड्ढे यानी कि ताजा गड्ढे, ये उन हाईवेज और सड़कों पे बनते हैं जिन्हें उद्घाटन के 1 महीने भी नहीं बीते। ये गड्ढे हजारों करोड़ों की लागत से बनते हैं। बासी गड्ढे, ये वो गड्ढे हैं जिन्हें कई सालों में कई बार भरा गया, लेकिन ये सड़क का सीना फाड़ के फिर से पैदा हो जाते हैं। गुप्त गड्ढे, ये वैसे तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश में ही पता नहीं कहां से टपक पड़ते हैं। वैसे बरसात और गड्ढों का गहरा रिश्ता है, और बरसात होते ही रिश्ता और गड्ढा दोनों और गहरे होते जाते हैं। पारिवारिक गड्ढे, इनमें 1-2 गड्ढे बड़े बड़े होते हैं और उनके आसपास 4-6 छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। ऐसा लगता है बच्चे मम्मी पापा के आसपास खेल रहे हैं। सच्चे गड्ढे, ये वो गड्ढे होते हैं जिनके आसपास नगर पालिका वाले लाल लाल झंडियां लगा देते हैं और ये घर से आने जाने वालों को बताते हैं, हाँ मैं गड्ढा हूं। दल बदलू गड्ढे, ये छोटे छोटे गड्ढे शाम तक आपको अलग से सड़कों पे साफ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सुबह तक किसी बड़े गड्ढे में मिलकर एक हो चुके होते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बारिश के पहले लोग पूछते हैं, भैया ये सड़क कहां जाती है, और बारिश के बाद पूछते, भैया यहां सड़क थी कहां चली गई। वैसे म्युनिसिपैलिटी वाले बारिश के पहले हमेशा बोलते हैं कि बारिश के पहले सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। जब उनसे पूछिए कि नहीं भरे गए तो करारा सा जवाब मिलता है, बारिश आने दे, अपने आप लबालब भर जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ हर साइज के गड्ढे होते हैं। छोटे गड्ढे जिसमें पैदल चलने वाले या साइकिल वाले गिरते हैं, उनसे थोड़े से बड़े गड्ढे जिनमें बाइक वाले, स्कूटर वाले या 3 व्हीलर गिरते हैं, और उनसे भी बड़े गड्ढे जिनमें कार और टेम्पो गिरते हैं, और उनसे भी बड़े गड्ढे वो होते हैं जिनमें बस और ट्रक गिरते हैं, और कुछ उनसे भी बड़े ऐसे गड्ढे होते हैं कि अगर सरकार संभल कर नहीं चली तो हो सकता है उन्हीं गड्ढों में एक दिन गिर भी जाए। वैसे ये वो गड्ढे हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समाज में और देश में कुछ अलग अलग तरह के गड्ढे हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ समा चुका है। मसलन नफरत के गड्ढे जिनमें समाज का भाईचारा समा चुका है। पेट के गड्ढे, ये तो कुछ लोगों में इतने गहरे पाए जाते हैं कि करोड़ों की जमीनें, चंदा चढ़ावा, कोयला, चारा, सोना, चांदी और करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद भी नहीं भरते। अहंकार के गड्ढे जिनमें बड़े बड़े सत्ताधीश, राजा महाराजा और उनके झूठ का साम्राज्य समा चुके हैं। धोखे के गड्ढे, ये दिखते नहीं हैं लेकिन हैं। राजनीतिक गड्ढे, इन गड्ढों में कई छोटी मोटी पार्टियां दफन भी हो चुकी हैं। और एक अनोखे किस्म का गड्ढा होता है जिसे हम उम्मीद का गड्ढा कहते हैं, जो लाख गहरे हो जाएं लेकिन हम कभी इन्हें भरने नहीं देते। Ladies and gentlemen, our guests on Shaker Tonight are the creators behind the immensely successful and talks about Gujarati film Lalo. But before that, please give a big round of applause to our mesmerizing band, the Bandstand. गड्ढों ने हमें एहसास दिलाया कि गड्ढे अब समस्या नहीं, हमारी संस्कृति बन चुके हैं। हम भारतीयों को गड्ढे देखने की इतनी आदत हो गई है कि बीच में सड़क आ जाए तो चौंक जाते हैं। कुछ दूरी तक चिकनी सड़क मिल जाए तो गाड़ी से ज्यादा दिमाग चलता है कि लगता है यहां से कोई मंत्री जी गुजरने वाले, हो सकता है गुजर भी गए। हमारे यहां सड़कों पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। महंगी से महंगी गाड़ी हो या सस्ती से सस्ती, गड्ढे सबको बराबर सम्मान यानी बराबर झटके देते हैं। जो देश के नेता नहीं कर पाए वो इन गड्ढों ने कर दिया। इन्होंने अमीर गरीब का भेदभाव ही खत्म कर दिया। एक शायर के नजरिए से देखें तो ये गड्ढे दरअसल खूबसूरती के मिसाल हैं। जैसे गालों के गड्ढे
चेहरों को खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह ये गड्ढे सड़कों को। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के मामले में इन्होंने आजकल के रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकारें बदल जाती हैं, वादे बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं रहते हैं, तटस्थ, स्थायी, परमानेंट। ये इतने स्थायी हैं, इतने परमानेंट हैं कि अब तक तो इनका आधार कार्ड बन जाना चाहिए। देखा जाए तो आजकल सड़कें बड़ी बेरहम और बेशर्म हो गई हैं। बताइए, 12,000 करोड़ की लागत से बनी और 12 घंटे की बारिश में गड्ढों के सहारे छोड़कर निकल गई। हालांकि आजकल सड़कों का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से होता है। मुझे तो लगता है जैसे शादियों के कार्ड छपते हैं, ठीक वैसे ही सड़कों की हर रस्म की कार्ड भी छपनी चाहिए। मिट्टी भराई 12 तारीख को, गिट्टी भराई 13 तारीख को, हल्दी यानी डामर लगवाई 14 तारीख को, मुंह दिखाई यानी हरी झंडी लहराई 15 तारीख को, डामर उखड़ाई 16 तारीख को, मिट्टी बिखराई 17 तारीख को और भीगी पलकें यानी सड़क की विदाई 18 तारीख। नितिन गडकरी जी का कहना है कि लोग एथेनॉल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। गडकरी जी, भ्रम तो गाड़ियों को भी हो गया है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एथेनॉल डालने के बाद चलना है, बंद होना है, झूमना है, करना क्या है। हालांकि एथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E20 डालने के बाद से कई गाड़ियों के इंजन खराब होने की भी खबरें आ रही है। मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार के बाद अब गाड़ियों में भी डबल इंजन लॉन्च करने की बारी आ गई। पश्चिम बंगाल में बच्चों के मिड डे मील से अंडे हटा दिए गए। वहीं टीएमसी नेताओं के ऊपर लगातार अंडे फेंकने की खबरें सामने आ रही। ओह, अब समझ में आया कि वहां पर मिड डे मील से जो अंडे हटाए गए वो कहां जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि नेताओं को आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पर एक टीएमसी नेता का कहना था, दादा क्रिटिसिज्म तो हम झेल लेगा, लेकिन ये अंडा टमाटर का क्या करना है, हम ही पूछते पाएंगे। दिल्ली के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स और अन्य जरूरी सामानों की खरीद में 700 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो लोग कहते थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। अस्पताल बनाकर भी देख लिया ना, नतीजा वही निकला। बस 100-200 करोड़ का ही तो फर्क होगा। सुनने में आया है कि भारत सरकार ने लगभग 2 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। मतलब घुसपैठिए अब इज्जत से आएंगे, जाने का पता नहीं। हाल ही में गुरुग्राम के कुछ नगर निगम कर्मचारियों ने एआई से कचरे की फर्जी सफाई करके तस्वीरें जमा की। हालांकि सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सब कहते थे एआई आया है, नौकरियां खा जाएगा, नौकरियां खा जाएगा। शायद इसी संदर्भ में कहते थे। भैया एक बात समझ लो, एआई ने नौकरी नहीं खाई, इंसानों ने उसका गलत इस्तेमाल करके अपनी नौकरी खुद खा ली। सच पूछे तो मुझे एआई पर तरस आता है। एआई ने सबको सोचने में भी आलसी बना दिया। सामने वाले को क्या बोलना है ये सोचने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम एआई को क्या बोलें कि वो हमें बताए हमें क्या बोलना है। Our guests on Shaker tonight are the creators behind the immensely successful and talks about Gujarati film Lalo. Ladies and gentlemen, please welcome Ankit Sakhia, Jay Vyas and Shuhad Goswami. अंकित सखिया, जय व्यास और शुहद गोस्वामी, ये तीनों आप ऐसे समझ लीजिए ये एक भव्य स्तंभ है। एक जबरदस्त फिल्म उन्होंने क्रिएट की है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इनका जोरदार स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए। कई के जुड़े हुए हैं, कई के से कृष्णा, के से किस्मत, के से कमाई, और क्या कमाई। ये किसका ख्याल था? तीनों का था। ये हुआ कहां से, उत्पन्न कैसे हुआ, कौन बताएगा? अंकित भाई।
हाँ, लेकिन आप बात शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हो, शायद इस बात से अनभिज्ञ हो, हालांकि पूरी दुनिया जानती है, लालू फिल्म का निर्माण, निर्देशन और प्रोटैगनिस्ट थे हमारे शुहद, जिन्होंने काम किया है। ये फिल्म मात्र 50 लाख के बजट में बनी थी और इसकी टोटल कलेक्शन है, आप बताइए खुद, 130 CR 130 करोड़। 130 करोड़ अगर आप अनुपात के हिसाब से देखें, बहुत लोग कहते हैं हमारी हिंदी फिल्में 400-500 करोड़ कमाती हैं, वो बनती भी एक कम वक्त 500 करोड़ में। 500 करोड़ लगा के 500 अगर कमाया तो क्या किया, कुछ नहीं, भताई इतना अंडा, कोई फर्क नहीं। इन्होंने 50 लाख लगा के 130 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हिट्स में से एक। लेकिन वो आपके चेहरे पर वो 130 करोड़ वाली मुस्कुराहट मैं नहीं देख रहा हूं, क्या बात है सर? उसमें हम फील ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो गया। वाह, मतलब हिट हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। बहुत कमाल किया, बहुत। हाँ, अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। ये ख्याल कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बताइए। सर मैं यहाँ पे आया था मामी फेस्टिवल में, मुंबई में होता है जहाँ, तो बहुत सारी फिल्में देखी मैं और करण जोशी जो लीड एक्टर है फिल्म के, और विकी जोशी जो क्रिएटिव डायरेक्टर, हम तीनों आए, फिल्म देखी और बहुत सारी फिल्म देखी। तो सोचा कि यार हम लोग देखने वाले नहीं यार, बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हम निकल गए कि बनाना ही है, कुछ भी करके कुछ फिल्म बनाना है। हाँ, तो सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो बोला कि एक कैमरा हो, एक्टर है, सब दोस्त लोग हैं। तो सब आप लोग दोस्त पहले से हैं? सब पहले से ही दोस्त है। अच्छा सर, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरी फिल्म बनाने वाले थे और वो फिल्म की स्क्रिप्ट लेके हम 3 से 4 साल लगातार प्रोड्यूसर से मिले कि भाई हमको प्रोड्यूस करो, हमें एक फिल्म बनानी है। लेकिन पर उनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगे, वो तो है ही। उनको बाद में अपना सर पीटते हैं, छाती पीटते हैं और कहते हैं काश मैंने ये कर लिया होता तो भाई 130 करोड़ हमारे नसीब में आ जाता। पर इतनी अकल होती उनको तो वो वहां कहाँ होते। बहरहाल, हाँ, तो फिर उसके बाद वही हुआ कि हम लोग ने सोचा एक छोटी फिल्म बनाते, तो उसके लिए क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, एक लोकेशन चाहिए और एक एक्टर चाहिए। तो ऐसी फिल्म बनाते कि वो फंसा हुआ है, क्या कर सकते हैं। फिर सोचा कि उसको भगवत गीता मिलती है, तो बोला कि नहीं सिनेमा है, भगवत गीता क्यों मिलेगी, अगर भगवान आ जाए तो कैसा रहेगा। तो बोला कि भगवान कौन बनेगा। तो फिर हमने शुरुआत के सामने देखा, उसके बाल लंबे थे क्योंकि वो अब भगवान कौन बनेगा, इनकी तरफ देखा, मुझे भी भगवान की तरह ही लग रहा है। वही मूछ वाले भगवान, दाढ़ी वाले भगवान, लेकिन है भगवान तो एक कॉन्सेप्ट। हाँ जी। तो उसकी ओरा भी ऐसी है। तो हम दूसरी फिल्म के लिए उन्होंने बाल बढ़ाए थे, 3-4 साल के वो बाल बढ़ा रहे थे, लेकिन वो वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन कृष्णा ने उनके लिए जो बाल बढ़ाए थे वो कृष्णा के लिए बढ़ाए थे। तो फिर इस फिल्म में सब लोगों ने मिलके, हम 3 तो है लेकिन हमारे साथ पूरी टीम है जो सब लोगों ने मिलके फिल्म बनाई और आज सर आपके सामने बैठे हैं। पर बताइए, ये बजट किसने तय किया था? और मुझे ऐसा बताया गया है कि आखिर तक तो घर के बर्तन गहने सब बिक गए और क्राउड फंडिंग में हुई। क्या सच्चाई है इसमें? यस सर, ऐसा ही है। पहले तो 50 लाख भी नहीं था सर। पहले तो ऐसा था कि 10-20 लाख में फिल्म बनाना है। फिर 50 लाख अभी एक बनते बनते 1 करोड़ तक पहुंच गई। फिर दोस्तों से फोन किए, मेरे कॉलेज के दोस्त थे, ये जय भाई है जो हम सब साथ में, यही प्रोड्यूसर है। वैसे दोस्तों को कन्विंस कैसे किया भाई, ये बताइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। सर वैसे ही कॉलेज में थे तो सब लोग, मैं सिविल इंजीनियर हूँ वैसे, तो सब लोग अपने अपने लाइफ में सब सेट थे। तो बोला कि अभी तू कुछ कर ले भाई। तो मैंने बोला कि अभी टाइम आ गया है, थोड़े बहुत पैसे दो। तो सब लोगों ने थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही दिए कि चलो अभी इस बार घूमने नहीं जाते, तू ले जा थोड़ा पैसा। तो ऐसे करके करके सब लोगों ने निस्वार्थ सर पैसे दिए। इसलिए फिल्म की जब स्टार्टिंग होती है तो 3.5 मिनट का एक स्पेशल थैंक्स चलता है जिसमें अच्छा नाम है। बहुत खूब। जितने भी गुजराती लोग होते हैं उनका बिजनेस का जो सेंस है वो इतना इवॉल्व रहता है। वो किसी चीज को, मतलब अगर आप उनको एक कॉफी बीन दे दिए तो कॉफी की फैक्ट्री खड़ी कर देंगे। अगर एक रुमाल दीजिए तो कपड़ों की फैक्ट्री लगा देंगे। पेट्रोल के 2 बूंद दीजिए तो रिफाइनरी लगा देंगे। और जिसको चाय दीजिए वो तो पता ही फिर क्या करते हैं, तो फिर देश ही चला देते हैं। तो क्या ये डीएनए, क्या इसमें खासियत क्या है? सर जब ये फिल्म बना रहे थे तब एक बात हमको क्लियर थी कि इसकी जो कहानी है वो एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। जो सब लोगों की कहानी है कि हमारे आसपास भी हम देखें तो हमको ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे। रीजनल एरिया है गुजरात के, वहाँ तक इस फिल्म को पहुँचाना है। वहाँ अगर ये फिल्म वर्क कर गई
तो फिर ये सब लोगों को पसंद आएगी। तो उस हिसाब से हमने पूरी प्लानिंग की और उस हिसाब से सब करते गए। और पर किस तरह की प्लानिंग आप लोग जो देख रहे हैं, देखिए कितना हौसला चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए, कितनी सोच चाहिए और कितना विश्वास चाहिए कि हम इसको लेके आगे निकले हैं और जगह जगह इसको गांव गांव शहर शहर पहुंचा देंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी फिल्म मेकर को सीखना चाहिए इनसे। लेकिन कभी आपने सपने में भी सोचा था कि ये फिल्म यहां तक जाएगी, इतनी सफल होगी? सर फिल्म जब रिलीज हुई 10 अक्टूबर को रिलीज हुई लास्ट ईयर, 3 हफ्ते तक हमारी फिल्म चली ही नहीं। हमारी फिल्म उतर गई थी थिएटर से। अरे इसकी भी शोले वाली कहानी है। हाँ वही वही हुआ था। और फिर पता नहीं अचानक से क्या चमत्कार हुआ, वही चमत्कार करने वाला हुआ, नीली छतरी वाला। और हम 3 महीने से सर एक चीज रोज सुबह उठ के वही करते थे कि रोज सुबह उठ के हम थिएटर चेक करते थे कि आज कहाँ पर लोग गए हैं। अच्छा, 5 भी लोग गए हैं तो हम जाके वो 5 लोगों को थैंक यू बोलते थे कि अरे वाह, कोई नहीं जा रहे, क्या आप बात, लोग जा रहे क्या हैं। बात, बहुत खूब। देखिए ये सारा श्रेय जो ये सब कुछ जो होता है वो हमारे दर्शकों की वजह से होता है। हम लोग कभी उनको जाके थैंक यू नहीं कहते। आपको कहीं लगा कृष्ण किसी रूप में आप लोगों की मदद कर रहे थे? क्योंकि जो सब्जेक्ट लेके आपने निकले हैं, जिसमें वो बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, क्या आप मेरे मित्र बनोगे, ये फिल्म में है लाइन। जी। ये कौन किसको कहता है कब? फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है लालो, वो कृष्ण भगवान से कहता है क्या आप मेरे मित्र बनोगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है हाँ, जहाँ से वो भगवान से बोलता है कि क्या आप मेरे मित्र, मेरा कोई मित्र नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मित्र है, हाँ। लेकिन मेरा कोई मित्र नहीं है। क्या आप कि मेरे मुझे मित्र इतने बनोगे? प्यार से किसी ने समझा ही नहीं। जो प्यार की जो लाड़ की हमें जरूरत रहती है वो कभी किसी ने दिया ही नहीं था लालो को बचपन से। मैं फिल्म में लालो के लिए आता हूँ, भगवान लालो के लिए आते हैं। तो लालो को क्या चाहिए? लालो को अभी प्यार चाहिए। लालो के पास क्यों आते हैं भगवान, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं आते? दो चीज है हाँ। कि लालो जो कैरेक्टर बहुत इनोसेंस था, अभी वो थोड़ा फंस गया था, थोड़ी बुरी संगत में चला गया था। और उनकी जो पत्नी थी, लालो की पत्नी थी तुलसी, उनको दृढ़ विश्वास था कि मेरा लालो फिर से आएगा। मेरा लालो करता क्या है? लालो रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है और वो बुरी संगत में फंस जाता है, दारू पीने लगता है और वो चोरी करने चला जाता है एक फार्म हाउस पे। हाँ, और वहां पे वो फंस जाता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान आके उनको समझाते और आते हैं उसकी वाइफ के लिए, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी कि मुझे मेरा पति चाहिए और उसको एक आस्था थी। तो फिर आके वो निकलते नहीं है, वो लालो को समझाते और बोलता है तुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। और लालो खुद ही उस फार्म हाउस से निकलता है। तो वही है कि अच्छे साफ नेक उसकी सोच थी लालो की, इसलिए उसके पास आए। तो हर इंसान जो एक नेक और साफ इरादा रखता है उसके पास ईश्वर कभी भी आ सकते हैं। हम फिल्म ने 100 करोड़ कर लिए थे, उसके बाद भी हम सब लोगों को जाके थैंक यू बोल रहे थे। हाँ, तो वही दौरान एक इंसान हमको मिले थे, उन्होंने मुझे तो वो दिमाग में घर कर गई वो एक बात अच्छा, कि कृष्ण कब हमें दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके मंदिर में जाओ या तो उनको भोग लगाओ। कृष्ण तभी आपको दर्शन देंगे जब आप उनको कर्म का भोग लगाओगे। जब आप कर्म का भोग लगाओगे, आप सच्ची निष्ठा से अपना काम करते रहोगे, तो कृष्ण भगवान देखिए मैं सच्ची निष्ठा से अपना काम करता रहा हूं हमेशा और आगे भी करता रहूंगा, इसलिए मुझे कृष्ण मिले। क्या किस रूप में कब कहाँ आ जाएंगे आपको नहीं पता, वही मैं कह रहा हूँ। आपको डायरेक्शन में कहीं कभी कोई दिक्कत आई, परेशानी आई कि अब यहाँ मैं अटक गया हूँ, इसके आगे क्या करूँ? क्या पूरी फिल्म बनाना ही एक चैलेंज था, क्योंकि सुबह उठ के वैसे ही ढूंढते थे कि आज क्या करेंगे, कौन सा सीन करने वाले, क्या अपने पास अवेलेबल है। वैसे ही हम लोग चलते रहते थे। बहुत सारी सर दिक्कतें आई। एक बार तो वहां पे हमको गैया चाहिए थी सर, वो जंगल में शूट कर रहे थे और कृष्ण गैया के बिना अधूरे है और लास्ट क्लाइमेक्स था। एक रास्ता था कि हम उसको ट्रैक्टर या ट्रेलर में लेके आए और सबको वहां पे छोड़ दे, फिर गैया का सीन हो सकता था। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि ऐसे किया। हम लोग शूट कर रहे हैं, सोचा कि भगवान पे छोड़ दो। हमने वो ट्रम्प कार्ड ले लिया था कि उस पे छोड़ दो। हम बिलीव भी नहीं कर रहे इतना, बस ऐसा था कि वो कृष्ण कर देंगे। अच्छा, आप मानोगे नहीं सर, हम शूट ले रहे हैं और इस तरह से ग्वाला गया लेके आया, बोला कि आप शूट करो, मैं तो 3-4 घंटा इधर, मैं तो हर रोज आता हूँ इधर, आप शूट करो। फिर हम घर चले गए। फिर हमको याद आया कि यार वो आदमी आया था राइट टाइम पे। इसको चलो चमत्कार नहीं कहते, लेकिन राइट टाइम पे वो आ गया।
जिसकी हमें जरूरत थी वो गया लेके उसी को आया। चमत्कार कहते हैं। वही सर। कि राइट टाइम टाइम पे वो पे आदमी आ गया, कहां से आया, किसने भेजा, उसे कैसा, इसी संयोग को हम भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं। और कितने अवार्ड जीते हैं, बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, कैन, मार्केटिंग, स्क्रीनिंग पे वहां आप लोग चले गए। कैंस गए थे सर, अभी गए थे सर। वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ सर कि वहाँ पे चाइनीज लोगों ने भी फिल्म देखी और वहाँ पे फ्रांस के लोग भी आए थे, उन्होंने पूरी कंट्री से आए थे लोग, उन्होंने मार्केट स्क्रीनिंग देखी और गुजराती में फिल्म थी, सबटाइटल के साथ देखी। वो भगवान को भी नहीं इतना समझते, वो रोने लगे। रियली? हाँ, और उसने मतलब जो चाइनीज गर्ल्स थी उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा था कि मुझे कहीं पे मोर पंख मिलेगा, ऐसा मैंने सोचा था और हम वहाँ पे मोर पंख लेके गए थे, जो भी स्क्रीनिंग में आए थे उनको मोर पंख दिया था। तो हमको ऐसा लगता है कि हम कांस लालो को लेके नहीं जा रहे, लालो हमको कांस लेके जा रहा है, पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। तो सर ऐसे बहुत सारे सर चमत्कार इसमें हुए हैं सर। और आप लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि बस कैन में गए और वहां उसके बाद आगे नहीं बढ़े? नहीं, अभी हुआ 33 कंट्रीज में फिल्म रिलीज हुई 33 कंट्रीज में। हाँ, वो रिलीज हुई थी गुजराती में। वो कौन सा क्षण था, पल था जब आप लोगों को ये एहसास हुआ? आप तो शुरू में कहे कि बहुत निराशाजनक थी उसकी प्रतिक्रिया, लोग आ नहीं रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ, तो वो कौन सा पल था, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ? हम सबको एक ही मोमेंट याद है सर कि फिल्म रिलीज हुई, हमको कोई नहीं जानता था, ना तो ऐसा था कि भाई इनके नाम पे फिल्म देखने कुछ नहीं था सर। हमने फिल्म रिलीज की, फिल्म चल गई, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग जा रहे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे, लोग पहचानने लगे। फिर हम लोग अहमदाबाद के बाजू में एक महसाणा करके जगह, तो हमने आज वीडियो डाली कि हम कल महसाणा आ रहे हैं आप सबको मिलने के लिए। हम दूसरे दिन महसाणा पहुंचे, उधर कम से कम सर 10,000 लोग हमारा वेट कर रहे थे। 10,000 लोग। एक महीने पहले हमको कोई नहीं जानता था और एक महीने के बाद हमारे लिए जगह नहीं थी उधर घुसने के लिए कि भाई हमें स्टेज तक पहुंचना है। वो मोमेंट पे हमको लगा कि ये कुछ हो गया है, क्योंकि माइक वहां पर दिया जब स्टेज पे, मैं भी बोला कि तुम लोग सच में हमको मिलना है। क्योंकि ये अविश्वसनीय है ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, और पूरी दुनिया, पूरे विश्व में सिर्फ फिल्मों से होता है। एक रात, एक पूरी तकदीर और तस्वीर, दिशा और दशा सब बदल जाती। और आप लोगों के साथ हुआ, देखिए अचानक आपको कल तक कोई नहीं जान रहा और आज इतनी हम बड़ी आपके भीड़। सामने बैठे सर। अरे सर, हमारी लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू। अब इतनी बड़ी सफलता के बाद जो भार और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद क्या अगला कदम, क्या होगा या क्या होना चाहिए? कुछ नहीं सर, अब अब तो फिल्में मिलने लगी है तो अच्छा काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करेंगे। आप कुछ बताइए अपना तजुर्बा। मेरा तजुर्बा सर ऐसा रहा कि जब अंकित का मुझे पहली बार कॉल आया कि हम जो पहले फिल्म कर रहे थे वो ड्रॉप कर रहे हैं और नई फिल्म ये हमने सोची है, जितना हमारे पास अवेलेबल है उसमें करना है, उसमें जितना हो सके उतना करना है। तो फिर मैंने कहा ओके हाँ ठीक है। फिर जो भी था वो सब, शूट में भी मैं 1-2 दिन ही गया था, शूट पर भी मैं गया नहीं था। अच्छा। फिर इसने मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा। फर्स्ट ड्राफ्ट देख के मैंने इसको कॉल किया कि अंकित भाई आप तो बोल रहे थे हम कुछ इंडी फिल्म बना रहे हैं या कुछ छोटा सा जो भी है बना रहे हैं, ये आपने क्या बना दिया है। मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे उसने वो 40 डेज का शेड्यूल था एडिट में करके कैसे ये सब हो गया, और जो आउटपुट निकला उससे हम खुद सरप्राइज थे। आप किस बात को लेकर ज्यादा खुश थे कि अब मेरे पैसे जो हैं दुगने तिगने वापस आने वाले हैं, या फिल्म बहुत जबरदस्त हमने बनाई है और हम सबकी एक नई पहचान बनने वाली है? पैसे में तो सर जब फिल्म बन के कंप्लीट हो गई थी उसके बाद हम प्रेजेंटर के लिए सर्च कर रहे, तभी से हमारे माइंड में तो ऐसा ही था कि हमको रिकवरी नहीं चाहिए, ये फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये फिल्म को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अगर लोगों को पसंद आएगी तो फिल्म का जो डेस्टिनी है वहां तक वो पहुंच ही जाएगी, वो सेकेंडरी है। मतलब वो पैसे के बारे में कुछ एक अच्छा प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी था हमारे लिए। और ये फिल्म हमने हमारे सीवी के लिए बनाई थी कि अगर कहीं हम जाए तो बता सके एक फिल्म हमने बनाई है। बहुत खूब। उधर से कोई मोदी जी की तरफ से कोई संदेश आया, कोई पीठ थपथपाने की बात हुई? इतनी बड़ी बात है, गुजरातियों ने इतना बड़ा काम किया, हमारी एक रीजनल सिनेमा को एक नई पहचान, कोई शाबाशी अभी तक नहीं आएगी, अब शाबाशी भी आएगी।
आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने प्रदेश का नाम इतना ऊंचा किया। वो शाबाशी के तो आप हकदार हैं, मिले न मिले हमारी तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से आप उसके हकदार हैं। कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत होती है ना कहने की आदत, कि मुझे ये मिला है, मुझे ये नहीं करना है। तो ऐसी कोई बात है दिमाग में चल रही है कि हम लोग सब कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसा कुछ कहीं से कोई एक प्रपोजल, कहीं से कोई एक सोच आई है कि अब एक कृष्ण भगवान तो मैं बन गया, अब वापस इंसान बन के मैं क्या हासिल करने वाला है? डेफिनेटली सर, ये तो हुआ ही है। मैंने बोला ना अभी कि वो बहुत सारी ऑफर्स आई कि ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये कैरेक्टर है, पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब आपने जैसे बोला कि वो लग्जरी भी है ना करने की, बिल्कुल, कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें से मैं 2 सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वो मुझे पसंद है, मुझे कुछ ये फिल्म के थ्रू बात करनी है ऑडियंस के साथ। पहले ऐसा नहीं था, कि पहले तो कुछ भी मिलता था मैं कर लेता था, जैसे पैसा जो भी है, पर अब वो लग्जरी है और वो लग्जरी का हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, अच्छी फिल्में हमको जो बात बोलनी है ऑडियंस को वो हम बोल पाए, बस वही है सर, बाकी बहुत आगे का तो नहीं। देखिए, जब इरादे नेक हो और सोच अच्छी हो तो एक छोटे से कैमरे में भी शूट कर लें तो फिल्म कितनी बड़ी हो जाती है। उस कैमरे की कहानी मुझे बताइए। वो सर कैमरा भी मेरे दोस्त का था, अल्फा 1 था। ओके। हाँ, जिसमें प्री वेडिंग शूट होती है, और मैंने बहुत प्री वेडिंग शूट किए और एडिट किए, तो मुझे पता था इसका कलर से वो सब अच्छा है, लेकिन उसको टेस्ट किया जो हमारे दोस्त थे जो फिल्म स्कूल में पढ़े, उन्होंने बताया कि चलेगा, तो क्या हाँ चलेगा, इससे कर सकते हैं ना, ये थिएटर में, और क्या ओटीटी पे नहीं, थिएटर में ही लगाना। हमारा पहले से था कि ये पिक्चर अच्छा, आप पहले ये तय कर लिया था कि थिएटर में आई? सर, जब हमको प्रेजेंटर नहीं मिल रहे थे तब हमने ऐसे सोचा था कि जैसे पहले रील्स हर गांव में घूमती थी, वैसे इस फिल्म को हर गांव में लेके जाएंगे और ट्रैवल करा के लोगों को दिखाएंगे। पहले ये फिल्म हम ऐसे रिलीज करने वाले थे, बाद में प्रेजेंटर जुड़े और फिल्म थिएट्रिकल रिलीज मिली उसको। और एक ही कैमरा से आप लोगों ने शूट किया? यस सर, एक ही कैमरा था, वो भी बोरोड, वो भी दोस्त से लिया था। वो भी 3 बार गिरा था। 3 बार गिरा चुके थे? हाँ, हाथ से गिरा, और ऐसे मतलब उसने 2-3 बार ऐसे किया, बोला सब लोग साइलेंट है, बोला क्या हुआ, कोई नहीं बोला, डीओपी ने चेक किया, बोला चल रहा किलो, चल रहा है, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि इस फिल्म को मैंने कहा कि कृष्ण का आशीर्वाद था, कहीं ना कोई एक ताकत थी जो इसके पीछे चल रही, वरना क्या वजह है कि वो कैमरा टूटा नहीं, और लुढ़कने के बाद कई बार 3-4 बार फिर उठ के खड़ा हो गया और बोला चलिए शूट करते हैं, न ब्रेन हैमरेज हुआ न कुछ, कैमरा आगे। अब आप लोग जब करेंगे तो वो एक बड़े पैमाने पे होगा, आप अब बड़े कैमरा पे जाएंगे या बड़े तरीके से शूट करेंगे, बड़ी यूनिट होगी, पैसा ज्यादा खर्चा करेंगे? नहीं, बड़ी बात कहेंगे सर, छोटे कैमरे में बहुत आपके दिमाग में क्या है, क्या अगली फिल्म कैसी बनाना चाहते हैं? और इन्हीं के साथ बनाएंगे? यस, अगली फिल्म हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, साथ में ही बना रहे हैं, और अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पर एक सोच, डेवलपमेंट का काम तो हम सुन रहे हैं कई सालों से चल रहा है, लेकिन और हमारी सोच यही रहेगी कि जैसे लाल होती वैसे कुछ मिट्टी से जुड़ी कहानी, कुछ जो सोसाइटी को कुछ दे के जाए, जो जिसमें ऑडियंस के लिए कुछ हो, ऐसा ही कुछ बनाना है। भाई, आप लोगों का एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपका भी सबका, इतनी जिम्मेदारी के साथ और इतनी निष्ठा के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी सच्चाई के साथ आपने एक फिल्म बनाई, एक देन, एक खूबसूरत तोहफा आपने पूरी दुनिया को दिया, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मुझे लगता है लालू देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब आप बनाएंगे तो आपके दर्शकों को इतना ही प्यार मिलेगा, आपकी फिल्म फिर उतनी ही बड़ी साबित होगी, फिर कृष्ण का साथ आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाह रहे हैं, जाने से पहले हमारा एक कन्फेशन रूम है, हालांकि रूम छोटा है एक इंसान के लिए, आप तीनों हैं, हम चाह रहे हैं तीनों घुस जाइए उसमें, तीनों रूम में, और कोई एक ऐसी बात आप लोग तय कर लिए जो आपने फिल्म बनाने के दौरान कोई ऐसी घटना अब तक किसी को नहीं बताया था, और वो आप यहाँ सब लोगों के सामने बताएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, उठिए और यहाँ आइए, और एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। आइए, मैं जब
10th के बोर्ड की मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और पता नहीं हम सबको क्रिकेट का इतना शौक था कि हम चालू एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म करके हम सामने वाले ग्राउंड में खेलने जाते थे, जो आज तक हमने किसी को नहीं बताया। अगर घर पे बताया होता तो डांट पड़ती। और हमको एक बार हमारे प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था चालू बोर्ड की एग्ज़ाम में कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। क्रिकेट इतना प्यारा था कि हम क्या करें, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, हम तो खेलने जाते ही थे। पर ये आज मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे घर पे भी पता चलेगा तो डांट तो पड़ेगी थोड़ी। आइए। जब हम कॉलेज में थे, यानी बड़े थे, छोटे भी नहीं थे, तो हम विद्यानगर में पढ़ते, तो हम सारे दोस्त वहाँ पे 3-4 जो मैरिज के जो फंक्शन होते हैं उनके लिस्ट होते थे। हम लोग फ़ोन करते कि हमको ग्राउंड रेंट पे रखना है, तो बोलते कि नहीं आज फ्री नहीं है, आज ये इतनी तारीख। तो हम लिख लेते थे कि चलो इधर फंक्शन है। तो फिर हम जाते थे और पूरा शादी जितना होता था हम वहाँ पे खाना खाते थे। लेकिन सॉरी। मैं अभी इंटरव्यू में हम सब बोलते हैं कि जब फिल्म नहीं चल रही थी ये वो, तो कुछ हम अपना काम कर रहे थे ये सब, पर एक्चुअल में जब फिल्म नहीं चल रही थी तो डर तो लगता है। ये मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, कैसा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इन लोगों के लिए तालियां बजाएं। आइए आइए, सुनिए, वही बैठते हैं। आइए आइए आइए।